हेलो विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चल रहा होगा और आप अच्छा से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कक्षा 9th का हम लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। उसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे हमारे आसपास के पदार्थ जैव विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम लोग, रसायन विज्ञान का। उसमें हम लोग अगला टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। कल के वीडियो में हम लोग पढ़े हैं गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, द्रवनांक क्या है, हिमांक क्या है, जमना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण क्या है, वाष्पन क्या है, क्वथनांक क्या है। इन सभी को हम लोग कल की वीडियो में जान चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छा से समझ में आएगा और आपको पढ़ने में मदद भी मिलेगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण तो आप समझते होंगे, किसी द्रव को वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं या वाष्पन कहते हैं। जब कभी भी कोई द्रव रहता है, द्रव, वो क्या होता है, वाष्प में बदलने लगता है, भाप में बदलने लगता है, तो उस क्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वाष्पीकरण कैसे बढ़ाया जा सकता है, वाष्पीकरण को कैसे घटाया जा सकता है, यानी वाष्पीकरण के दर को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक का नाम क्या है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्या, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाले कारक, ठीक है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं बताइए, तो आप उसको कैसे बताएंगे। तो देखिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में हम लोग पहला पढ़ेंगे सतह के क्षेत्रफल के बारे में। सतह के क्षेत्रफल बढ़ाने से और घटाने से क्या होगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 1 है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल से वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो रुकिए, थोड़ा सा लाइट कट गया है, लाइट आता है तो हम लोग वीडियो को फिर शुरू करेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सतह के क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, जब कभी भी आप लोग घर में गर्म पदार्थ को जल्दी से खाना होता है या पीना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसे ग्लास में न रख कर, ये मान लीजिए एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास है और ये एक प्लेट है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या बोलते हैं जी, कितना मतलब चौड़ा है, कितना पतला है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल बहुत कम है, इसका क्षेत्रफल देखिए बहुत ज़्यादा है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए किसी गर्म पदार्थ को, मान लीजिए चाय हो, दूध हो या कोई दाल हो, यदि उसको हम लोगों को ठंडा करना होगा तो किस में रखते हैं, बड़े वाले बर्तन जो फैला हुआ रहता है, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, उसमें रखते हैं। तो इसमें रखिएगा किसी गर्म पदार्थ को, तो इसका वाष्पीकरण क्या होगा, तेजी से होगा। जब हम लोग किसी भी बर्तन का सतह फैला देते हैं तो उसमें वाष्पीकरण क्या हो जाता है, तेजी से हो जाता है। मान लीजिए इसमें रखते हैं किसी गर्म पदार्थ को, तो इसका क्षेत्रफल कम है, तो इसका वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। इसका वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। इतना दूर से निकलेगा, इतने दूर से ही वाष्प निकलेगा। यदि इसमें रख देंगे तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से भाप बनेगा, यहाँ से वाष्प बनेगा, इसका क्षेत्रफल बढ़ गया तो वाष्पीकरण जो है, वाष्पीकरण की गति क्या होगी, जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि सतह इसका कम रहेगा तो वाष्पन की क्रिया का होगा, धीरे धीरे होगा। यदि सतह इसका हम लोग बढ़ा देंगे, सतह का क्षेत्रफल हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वाष्पीकरण जो है वो तेजी से होने लगेगा। तो पहला क्या हो गया, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की गति तेज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे, सतह के क्षेत्रफल बढ़ाने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से
वाष्पीकरण की गति बढ़ जाती है। क्या प्रभाव पड़ता है? यदि सतह का क्षेत्रफल हम लोग बढ़ाएं तो वाष्पीकरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप कहेंगे यदि हम लोग सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण का जो गति होता है वह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसी तरह से यदि हम लोग किसी बर्तन का जो सतह का क्षेत्रफल होता है उसको यदि हम लोग कम कर दें तो वाष्पीकरण की गति क्या हो जाएगा? धीरा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग जब चाय पीते हैं, गर्म चाय को ठंडा करना होता है तो क्या करते हैं? उसको प्लेट में रखते हैं, कप में नहीं रखते हैं, क्योंकि कप का जो सतह का क्षेत्रफल होता है वो कम होता है, वहाँ से वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे होती है और चाय को ठंडा होने में अधिक समय लगता है। लेकिन यदि उसी को प्लेट में रख दिया जाए तो वो जल्दी से क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है? क्योंकि उसका सतह का जो क्षेत्रफल है अधिक है और वहाँ से वाष्पन की क्रिया अधिक मात्रा में होती है और चाय जल्दी ठंडा हो जाता है या दूध जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आपसे आगे पूछा जाएगा कि चाय को जल्दी से ठंडा करने के लिए हम लोग कप में न रखकर उसको प्लेट में क्यों रखते हैं? तो कैसे बताइएगा? क्योंकि चाय को यदि हम लोग कप में रखेंगे तो उसका सतह क्षेत्रफल जो है कम होता है, वहाँ से वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे होगी और चाय को ठंडा होने में अधिक समय लगेगा। लेकिन यदि उसी को हम लोग किसी प्लेट में रखेंगे तो प्लेट का क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल जो होता है वो अधिक होता है, वहाँ से वाष्पन की क्रिया तेजी में होती है, अधिक मात्रा में होती है और चाय जल्दी ठंडा हो जाता है और पीने में आसानी होता है। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या है उसको हम लोग जानेंगे। तो दूसरा पॉइंट है ताप। क्या है? दूसरा पॉइंट है ताप। 2 नंबर में है ताप। ताप से वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि हम लोग ताप बढ़ाएं तो क्या वाष्पन की जो क्रिया है वो बढ़ेगा कि घटेगा? तो इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो जाहिर सी बात है, आप तो इसको देख कर ही बता सकते हैं। यदि हम लोग ताप को बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण का जो क्रिया है वो बढ़ेगा, क्योंकि यदि ज़्यादा गर्मी होगा तो भाप ज़्यादा बनेगा। भाप बनने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे भी लिखेंगे ताप बढ़ाने से वाष्पन की क्रिया, वाष्पन की गति बढ़ जाती है। यदि हम लोग ताप को बढ़ाएंगे तो वाष्पन की गति बढ़ जाती है। यदि जैसे दूध को हम लोग गर्म करते हैं, जितना ताप बढ़ाएंगे उतना जल्दी जल्दी क्या होगा? भाप बनेगा, वाष्पन की क्रिया होगा। जल को यदि हम लोग गर्म करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे तो उसमें भाप बनने की जो क्षमता है, जो गति है वो अधिक हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, अगला टॉपिक को देखते हैं। तो इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखिए, इसमें है 3 नंबर में वाष्पन की गति को प्रभावित करने वाला। पहला है सतह का क्षेत्रफल, दूसरा हो गया ताप और तीसरा है आर्द्रता। आर्द्रता को आप लोग नमी भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको जान लीजिए। यदि किसी जगह का आर्द्रता को कम किया जाए तो वाष्पीकरण की जो गति होता है वो तेज हो जाता है, अधिक हो जाता है। यदि कहीं के जगह पर यदि आर्द्रता अधिक है, यानी नमी जो है अधिक है, तो वहाँ पे वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? आर्द्रता को कम करने पर वाष्पन की गति बढ़ जाती है। ठीक है, आर्द्रता को कम करने पर वाष्पन की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। तो रुकिए, थोड़ा सा लाइट आ गया है, यहाँ पे बोर्ड पे जो दिखाई दे रहा है इसको कम कर दे रहे हैं। ठीक है, अब चलिए, आर्द्रता यानी आर्द्रता को हम लोग नमी कहते हैं। यदि आर्द्रता कहीं नमी ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा? वाष्पन की जो क्रिया है वो धीरे धीरे होगी। यदि आर्द्रता को हम लोग कम कर देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वाष्पन की गति बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि किसी का सतह का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो वहाँ पे भी वाष्पन की क्रिया तेजी में होने लगती है। जैसे एग्जाम्पल में चाय,
कुछ समझे हैं आप लोग। ताप बढ़ाने पर भी क्या होता है, वाष्पन का गति बढ़ जाता है। यदि हम लोग जितना ही ताप बढ़ाएंगे उतना ही तेजी से भाप बनेगा, जितना ही गर्मी पैदा होगा उतना ही तेजी से क्या होगा, भाप बनेगा। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, आर्द्रता या नमी। यदि कहीं पे नमी ज़्यादा है, आर्द्रता मतलब ज़्यादा है, तो वहाँ पे भाप जो है धीरे धीरे बनेगा। यदि आर्द्रता को हम लोग कम कर देंगे तो जो वाष्पन की क्रिया है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वाष्पन का गति तेज हो जाएगा, भाप जल्दी जल्दी बनने लगेगा। आगे देखिए अगला टॉपिक क्या है, वायु की तेज गति। वायु की गति में यदि वृद्धि करें तो क्या होगा, वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में यदि हम लोग वृद्धि करते हैं तो वाष्पन की गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखिए जितना तेजी से हवा चलेगा उतने ही तेजी से क्या होगा, भाप बनेगा। आप एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं, जब हम लोग कपड़ा को धोकर धूप में सुखाते हैं तो यदि हवाएं चलती है तेज तो वो कपड़ा जल्दी सूख जाता है, आप देखे होंगे। तो क्यों सूख जाता है, क्योंकि वहाँ पे वाष्पन की क्रिया तेजी से होने लगती है, और जो हमारे कपड़ा में जो जल होता है वह जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, भाप बन जाता है, वाष्प बन जाता है और उड़ जाता है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे यदि वायु की गति में वृद्धि करें, वायु की गति में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, वाष्पन की गति में भी वृद्धि होगा, भाप बनने की गति में भी वृद्धि होगा। तो लिखेंगे वायु की गति में वृद्धि करने पर वाष्पन की गति में वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ पे ये वृद्धि थोड़ा सा गलत है, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यदि हम लोग वायु की गति में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो वाष्पन की जो गति है उसमें भी वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ तक नोट कीजिए, आगे हम लोग अगला टॉपिक को यहीं पे पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्पन और क्वथनांक में अंतर। ठीक है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, वाष्पन और क्वथनांक में अंतर लिखे, या ठोस द्रव गैस में अंतर लिखे। तो ठोस द्रव गैस में अंतर तो आप जान गए होंगे, जो उसका हम लोग गुण पढ़े थे उसी को लिख देंगे, वो हो जाएगा उसका अंतर। लेकिन हम लोग को पढ़ना है आज के टॉपिक में, इस टॉपिक में वाष्पन और क्वथनांक में क्या अंतर होता है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छा से समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखा गया है, बारी बारी से हम एक एक करके समझ लेते हैं इसको, ये क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वाष्पन हो गया। यदि आपसे 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जाएगा तो इसमें से 2 किसी को भी आप लिख सकते हैं। यदि 5 नंबर में पूछा जाएगा तो सभी को लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे जो नीचे लिखा गया है इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि जैसे लिखा गया वैसे सेम टू सेम लिखना है, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाते होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा ऊपर लिखा हुआ रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो यानी आपको जैसे मर्जी वैसे, या आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप क्वथनांक इधर लिख दीजिए, वाष्पन इधर लिख दीजिए। तो वाष्पन इधर लिखिएगा तो ये सब टॉपिक को इधर लिख दीजिएगा, ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम लोग पहला नंबर देखते हैं, वाष्पन और क्वथनांक में अंतर क्या है। तो पहला नंबर देखिए, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। यानी वाष्पन जो होता है क्या होता है, क्वथनांक से कम ताप पर बनता है। जो भाप बनने की क्रिया होती है क्या होती है, क्वथनांक से कम ताप पर बनती है। वहीं देखिए क्वथनांक क्या है, एक निश्चित ताप पर द्रव को उबलने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जैसे में देखते होंगे आप, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो चावल बनाने के लिए जो तसला में पानी रखते हैं बर्तन में, तो क्या होता है एक निश्चित समय के बाद ही क्या होता है, खौलने लगता है। यानी उसको जब एक निश्चित ताप मिलता है, तापमान मिलता है, यानी 100 डिग्री जब पुग जाता है तब जाके क्या होता है, वह उबलने लगता है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, एक निश्चित ताप पर होती है। लेकिन वाष्पन की क्रिया क्या होती है, क्वथनांक से कम ताप पर भी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जो वाष्पन होता है वो क्या होता है, क्वथनांक से कम ताप पर होने लगता है, लेकिन क्वथनांक जो है वो एक निश्चित ताप पर होता है।
ठीक है। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट, यह मंद क्रिया है। जो भाप बनने की क्रिया है क्या है, वो धीरे धीरे होता है। भाप क्या बनता है, धीरे धीरे बनता है। लेकिन क्वथनांक क्या है, वो तेजी में होता है। क्वथनांक क्या होता है, तेजी में होता है। तब देखिएगा जब जो हम लोग जल को रखते हैं उबलने के लिए, उबलने लगता है तो क्या होता है, वो तेजी से उबलने लगता है। या दूध को आप देखे होंगे जब हम लोग उसको उबालते हैं तो क्या होता है, वो तेजी से उबलने लगता है। लेकिन जो भाप बनने की क्रिया क्या है, ये धीरे धीरे होती है। तो ये धीरे धीरे होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मंद क्रिया कहते हैं। मंद मतलब धीरा होता है और तीव्र मतलब तेजी में होता है। ठीक है। अगला नंबर पॉइंट देखिए, 3 नंबर पॉइंट, यह क्रिया द्रव के मुक्त सतह पर होती है। यानी भाप बनने की क्रिया क्या होती है, जो जल होता है उसके ऊपरी सतह पर होती है। जैसे नदी में जल है तो भाप बनेगा कहाँ से बनेगा, ऊपर वाले सतह से बनेगा। या किसी बर्तन में जब हम लोग जल को गर्म करते हैं तो भाप कहाँ से बनता है, नीचे जो पेंदी में होता है उससे नहीं बनता है। कहाँ से बनता है, ऊपर वाले सतह से भाप बनने की क्रिया होती है। यानी जो भाप बनने की क्रिया होती है वो कहाँ होती है, जल के ऊपरी सतह यानी मुक्त सतह पर होती है। मुक्त सतह का मतलब जो खुला हुआ होता है, ऊपर होता है, उसी को बोलते हैं मुक्त सतह। तो जो वाष्प बनने की क्रिया है, वाष्पन की क्रिया क्या होती है, द्रव के मुक्त सतह पर होती है, यानी ऊपर वाले सतह पर होती है। ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो क्वथनांक की क्रिया है वो क्या होता है, पूरे द्रव में एक साथ होता है। जब देखिएगा जब जल खौलने लगता है, जब हम लोग गर्म करते हैं या दूध को गर्म करते हैं तो खौलने लगता है, तो क्या होता है, पूरा दूध जो होता है या जल होता है वो पूरा एक साथ क्या होता है, उबलने लगता है। तो यह क्रिया क्या होता है, पूरे द्रव में एक साथ होता है। क्वथनांक यानी उबालने की क्रिया क्या होता है, पूरे जल में या पूरे दूध में एक साथ होता है। अगला पॉइंट 4 नंबर, इस क्रिया में बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि भाप बनने की क्रिया हो रहा हो तो उसमें हम लोग यदि बाहर से गर्मी नहीं देंगे, ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी। मान लीजिए यहाँ पे जल को रख दें, जल को जब रख देंगे तो इसमें हम लोग यदि गर्मी नहीं देंगे तो भी भाप बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। जैसे में देखे होंगे आप, तालाब में पानी रहता है तो वहाँ से भी भाप बनता है। यदि हम लोग बाहर से गर्मी नहीं देंगे तो भी भाप बनने की क्रिया होगी। लेकिन क्या तालाब में कभी आप खौलते हुए पानी को देखे, नहीं देखे होंगे। तो देखिए यह क्रिया निश्चित ताप पर होता है, इसलिए इसमें यदि हम लोग तापमान नहीं देंगे, बाहर से गर्मी नहीं देंगे तो क्वथनांक की क्रिया नहीं होगी। लेकिन वाष्पन की जो क्रिया है वो अपने आप होती रहती है। जाड़े के मौसम में आपको अधिक देखने को मिलता होगा। जब ठंडा का मौसम रहता है तो देखिएगा सुबह में ही तालाब के पानी के ऊपर से क्या होता है, भाप धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं जो भाप बनने की क्रिया होती है उसमें हम लोग को अलग से गर्मी देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो क्वथनांक है वो तो क्या होता है, एक निश्चित ताप पर होता है। जब तक उसको तापमान प्राप्त नहीं होगा तब तक वो उबलेगा नहीं। तो इसीलिए इसमें अलग से ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है यह क्रिया निश्चित तापक्रम पर होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट, वाष्पन से ताप में कमी होती है। यानी जब भाप बनता है तो क्या होता है, तापमान घट जाता है। भाप बनता है तो तापमान घट जाता है। यही कारण है कि जब हम लोग घड़े में जल को रखते हैं, घड़ा होता है उसमें जल को रखते हैं तो क्या होता है, वो जल ठंडा हो जाता है, यानी तापमान घट जाता है। जब भाप बनता है वहाँ के पानी को तो क्या होगा, तापमान घटेगा। तापमान घटेगा तो क्या होगा, जल ठंडा लगेगा। इसीलिए वाष्पन से क्या होता है, तापमान में कमी होती है। लेकिन क्वथनांक से तापमान में कोई कमी नहीं होती है, तापमान स्थिर रहता है, तापमान में कोई बदलाव नहीं होता है। यानी जल जो उबलने लगेगा तो उसको नापिएगा थर्मोमीटर से, तो 100 डिग्री होगा तो हमेशा वो जब तक खोलेगा तब तक 100 डिग्री ही रहेगा। यानी तापमान में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और घटेगा भी नहीं। आशा करता हूँ यहाँ तक तो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।